सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय से, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली 2 वर्कशीट्स में भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी, जैसे कि भारतीय संविधान क्या है, कैसे लिखा गया, इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया। और पिछली वर्कशीट में तो हमने ये भी समझा कि इसका जो एक मुख्य लक्षण है वो है संघवाद और शक्तियों का बंटवारा। और आज हम भारतीय संविधान का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, उसके बारे में हम समझेंगे। आखिर क्या होते हैं ये मौलिक अधिकार? तो चलिए मेरे साथ शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिक के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो इसका मतलब कहने का है कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ और जो राज्य की सत्ता है, राज्य की सत्ता का मतलब होता है जो सरकार है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए, इससे बचने के लिए जो नागरिकों के अधिकार थे उन्हें संविधान में शामिल किया गया। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधिकार ना छीने और राज्य भी व्यक्तियों के यानी नागरिकों के अधिकार को ना छीन पाए या उनका दुरुपयोग भी ना कर पाए। तो इसके लिए संविधान जो है वो ये अधिकार दे के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निदेशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार भी लाना है। यानी ये जो नीति निदेशक तत्व हैं ये हमें हमारे अधिकारों के साथ हमारी ड्यूटीज़ को भी, कर्तव्यों को भी हमें बताता है, साथ में राज्यों को भी बताता है कि किस तरीके से राज्य को चलाना है और किस तरीके से राज्य और नागरिकों के संबंध रहेंगे, ताकि राज्य में सामाजिक आर्थिक सुधार भी लाया जा सके। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं अब आपको समझ में आया, यानी ये कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल सामान्य परिस्थितियों में तो हमसे नहीं छीन सकती। और ये क्योंकि हमें संविधान ने दिए हैं तो इसके लिए हमें जो न्यायालय है उसकी भी सुरक्षा हमें मिली हुई है। यानी अगर कोई सरकार या कोई राजनीतिक दल इसे हमसे छीनने का प्रयास भी करता है या कोई व्यक्ति भी, तो इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं और अपनी अपील कर सकते हैं। तो आखिर क्या है ये मौलिक अधिकार, कितने हैं, उसके बारे में अब हम समझेंगे। ये मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। और इन अधिकारों को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 9th में 10th में फिर दोबारा से आपको ये रिकैप के तौर पर आएंगे, तब आपको शायद मुश्किल होगी समझने में अगर आपने अभी नहीं समझा होगा। तो जो सबसे पहला अधिकार है ना, समानता का अधिकार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। यानी मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब ना तो उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर इन आधारों पर आने जाने से रोका जा सकता है, ना ही सार्वजनिक चीज़ों को यूज़ करने से भी उन्हें नहीं रोका जा सकता किसी भी नागरिक को। और तीसरी बात, कानून की नज़र में भी सब लोगों की समानता है, चाहे वो राष्ट्रपति जी क्यों ना हो, चाहे वो एक मजदूर क्यों ना हो। अगर दोनों ने एक जैसा अपराध किया है तो दोनों को सज़ा भी एक जैसी ही मिलेगी। यानी कहने का मतलब है कि कानून के सामने कोई अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होता, सभी लोग समान हैं। किसी कोई भी धर्म, कोई भी जाति या लिंग के आधार पर कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसके सामने सब एक समान है। फिर जो दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं? इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, यानी हमें अपने विचार, अपनी बात कहने का पूरा पूरा अधिकार है। सभा अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी आप देखिए हम कहीं पर भी अपनी सभाएं कर सकते हैं, अपना संगठन यानी पार्टीज बना सकते हैं, इसमें हमें किसी तरीके की कोई रोक नहीं है। और देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। तो अब आपको समझ में आया कि स्वतंत्रता के अधिकार में किस किस तरीके की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। फिर जो तीसरा अधिकार है ना, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर कोई हमारा शोषण करता है तो हमें अधिकार है उसको मना करने का, उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठाने का पूरा पूरा अधिकार है। जैसे कि इसमें क्या होता है, मानव व्यापार, आपने देखा होगा ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों को उठा ले जाते हैं और कहीं दूसरी जगह बेच देते हैं। तो ये भी इस अधिकार में आता है, हम इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है, यानी अगर कोई 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी प्रकार की मजदूरी ज़बरदस्ती करवाता है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है, क्योंकि ये कानूनन अपराध है। फिर चौथी स्वतंत्रता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए हमारे यहाँ पर हमारे देश का कोई भी अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा देश भारत सभी धर्मों को समान नज़रों से देखता है, समान जो है बराबरी का आदर देता है वो। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, यानी भारत का जो नागरिक हैं वो अपनी मर्जी से जो मर्जी धर्म अपनाएं, उसका प्रचार प्रसार करें, ये उसकी पूरी स्वतंत्रता है, उसको पूरी स्वतंत्रता इस बात की मिली हुई है। फिर पांचवा अधिकार होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यानी कि संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों अपनी रक्षा, अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर धार्मिक और भाषाई जो भी जिस प्रकार के भी सामाजिक समूह रहते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उन सबको अपनी संस्कृति की रक्षा करना और अपने जो भी उसके लिए शैक्षिक संस्थान खोलने पड़ते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनके जो उर्दू विद्यालय हैं, जैसे सिख हैं उनके जो सिख विद्यालय होते हैं ना, इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनके क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं। तो ये उनको अधिकार प्राप्त है, संविधान में लिखा हुआ है ये कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और अपने विकास के लिए अपने जो शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। तो ये भी हमें अधिकार मिला हुआ है। और जो आखिरी अधिकार है ना, वो ऐसा अधिकार है जो इन सब का पिता कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इन पांचों अधिकारों में से कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति आपके इन अधिकारों को छीनता है, इन जो ऊपर हमने 5 पढ़े, तो इस अधिकार के तहत हम न्यायालय जा सकते हैं। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। तो ये अधिकार हमें इस काबिल बनाता है कि हम न्यायालय में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का हनन हो रहा है, इस अधिकार को हमारे को यूज़ करने से रोका जा रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि 6 अधिकार कौन कौन से होते हैं। फिर संविधान का ही एक और महत्वपूर्ण लक्षण है धर्मनिरपेक्षता। ये धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देना, ना देना। यहाँ पर होना चाहिए देना नहीं, गलत लिखा हुआ है, ना देना। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हमारा देश किसी भी एक धर्म को अपना राजकीय धर्म यानी राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाता, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। यानी हमारा देश भारत सभी धर्मों को समान मानता है, इसलिए हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो अब आपको समझ आया, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जब कोई देश किसी एक धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म या राजकीय धर्म नहीं बनाता, बल्कि सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है, उसके लिए सभी धर्म समान होते हैं, उसको हम धर्मनिरपेक्ष देश या धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और
उदाहरण के तौर पर हमारा देश भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि इसका अपना तो कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। ये सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देता है। तो चलिए इन्हीं जो टॉपिक्स हमने सीखे उन पर एक हम क्रियाकलाप करते हैं और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि बहुत आसान है। तो क्रियाकलाप है कि इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, यानी यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं, उनके सामने आपको लिखना है कि वो कौन सा अधिकार होगा। जैसे मुझे मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना खाना, तो इसका पूरा अधिकार है। तो ये कौन सा अधिकार है? तो बताइए, समानता का अधिकार, क्योंकि हम सब किसी भी दोस्त के साथ आराम से बैठ के, किसी भी धर्म के दोस्त के साथ मिलकर आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो ये समानता का अधिकार है। दूसरा है कि मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का, रहने का अधिकार है। तो ये अधिकार क्या कहलाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा जो सिचुएशन है वो है कि मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये कौन सा अधिकार हुआ? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा है कि मुझे अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो ये कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है कि मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा और उसके विकास का अधिकार है। तो ये अधिकार होता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि वे अधिकार जो नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और उन्हें कानून और न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे कोई भी सरकार या राजनीतिक दल इन्हें उनसे सामान्य परिस्थितियों में नहीं छीन सकते। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अभी अभी हमने 6 अधिकारों की बात की। कौन कौन से अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिरी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 के 6 नाम को आपको अच्छे से याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और आपकी नॉलेज के लिए भी है। फिर तीसरा प्रश्न है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? अभी अभी हमने बहुत अच्छे से समझा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारा देश किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता, अर्थात हमारे देश के लिए सभी धर्म समान हैं, इसलिए हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और फिर प्रश्न नंबर 4 है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं और राज्य को मनमाने ढंग से शक्तियों के प्रयोग करने से भी रोकते हैं। इस तरह संविधान नागरिकों के अन्य नागरिकों से अधिकार की सुरक्षा देने के आश्वासन देने के साथ साथ उसे राज्य के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करने का यकीन देते हैं। यानी कोई नागरिक छीनता है तब भी वो जो कोर्ट है उसके संविधानों की रक्षा करती है, उसके अधिकारों की रक्षा करती है, और अगर राज्य उसके इन अधिकारों को छीने तब भी वो उसकी रक्षा करती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए जब आप उनसे बात कर रहे हों, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।